हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति राय और आप सभी का वेलकम है आज के हमारे इस वेबिनार में, जो कि है हाउ टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा अप मूव्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कभी अप ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे में कल हमने देखा कि सेंसेक्स 60,000 के लेवल को पार करते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, इस पे आज हम करेंगे डिस्कस। जिसमें कि आज हमारे स्पीकर है मिस्टर मोहिंद्र कुमार जी, जो कि है निपॉन इंडिया से। इनका 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग, सेल्स एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट में, जो कि आज हमें बताएंगे कि हमें टाइम के साथ कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए ताकि हम मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकें। सर, आई वेलकम यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू श्रुति, थैंक यू फॉर दिस। सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स लक्ष्मी श्री फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। बिकॉज जब हम आज के सेशन की बात कर रहे हैं तो जैसा कि अभी श्रुति ने आपसे बताया कि मार्केट ऑलरेडी 60,000 का आंकड़ा टच कर चुकी है। सो समझने के लिए तो बहुत खुशी की बात है। पिछले 17 साल से जो मेरा तजुर्बा कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उससे तो आई कैन ओनली से वन थिंग, सेंसेक्स इज जस्ट अ नंबर। नाउ दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माय पार्टिसिपेंट्स एंड ऑलवेज आई टेल टू पीपल हु टॉक टू मी कि हम नंबर के अलावा वी शुड बी लुकिंग ऑन मेनी मोर अदर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द नंबर दैट वी आर टॉकिंग। तो उसी चीज के ऊपर चर्चा रहेगी। मैं प्रोग्राम का डिजाइन आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम का डिजाइन इज लाइक 45 minutes I think I will be presenting, तो मैं I'll take only 45 minutes to 50 minutes to share my thoughts on it। मैं अपने विचार और अपनी प्रेजेंटेशन आपके तक पहुंचाऊंगा और दूसरा उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर पे भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लक्ष्मी श्री ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से इनवाइट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो स्टार्टिंग विद दिस सेशन को मैंने बहुत ही सिंपल नाम दिया है, market at 60,000 level। तो व्हेन आई से मार्केट एट 60,000 लेवल, तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इस जगह से वे फॉरवर्ड क्या है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। हम कैसे यहां से आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उस चीज को करने के लिए विल टॉक अबाउट द मार्केट आउटलुक। कि मैंने जैसे अभी जिक्र करा आप लोगों के साथ कि इट इज नॉट अबाउट द नंबर, इट इज नॉट अबाउट द 60,000, 50,000, 40,000, इट इज अबाउट समथिंग एल्स। अक्सर ये देखा गया है। सो वेरी ऑफन आई कम अक्रॉस थिंग्स दैट पीपल गेट मेस्मराइज्ड। लोगों का पूरा मतलब थॉट प्रोसेस ही इस तरफ हो जाता है कि भाई 50,000 का लेवल है, 60,000 का लेवल है। सो उससे पहले 30,000 के लेवल की भी बात होती थी। तो उसी चीज को डिमिस्टिफाई करते हुए मार्केट्स की स्ट्रेंथ्स क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर आप लक्ष्मी श्री के साथ जुड़े हैं, सो उनकी नजर इन सभी चीजों के ऊपर बिल्कुल सटीक रहती है एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू गाइड यू प्रॉपरली। तो विल टॉक अबाउट मार्केट आउटलुक, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स अगर मैं सल्यूशन नहीं दूंगा वे फॉरवर्ड की आज यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, किन किन चीजों की तरफ आप अपना इन्वेस्टमेंट को लेके जा सकते हैं, तो ये बहुत ही सेशन के साथ नाइंसाफी होगी। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड दी स्ट्रेटेजी। देखिए, ना अकेली मार्केट काम में आती है, ना अकेली स्ट्रेटेजी काम में आती है। सो इट हैज टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। So when I say perfect combination of both, so that means we will be talking about the market, the factors, and of course the strategy। तो उसी चीज के ऊपर मेरा सारा डिस्कशन फोकस रहेगा। एंड ऑफ कोर्स starting with the disclaimer that mutual fund investments are subject to market risk, please read the offer document very very carefully before investing। That this is a standard disclaimer and this we use for all the market related investments and categorically for mutual funds। Now three questions, तीन सवाल जो मेरे समक्ष हर रोज आते हैं। आई एम प्रेटी श्योर शिविंदर जी के पास, लक्ष्मी श्री ग्रुप के पास हर रोज आते होंगे रेगुलर बेसिस पर, और यही सवाल आपके भी होंगे। आई एम प्रेटी श्योर, 200% श्योर ऑन दैट। पहला सवाल तो यही है, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आई बीन वर्किंग फॉर फाइनेंशियल सेक्टर फॉर 17 ईयर्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये सवाल मेरे पास 9,000 लेवल पे भी आया, ये सवाल मेरे पास 11,000 लेवल पे भी आया, ये सवाल मेरे पास 21,000 पे भी आया, 25 पे भी आया, 30 पे भी आया, 35, 37, 39, 40, 45, 50, 55, 58।
तो जब हमने ये सेशन एक्चुअली conceptualize करा था in discussion with Lakshmi Shri Group, so at that time market was at 58,000. Now as we talk today, the market is at 60,000. तो आप समझ सकते हैं कि how much dynamism is there in the market. And सवाल वही स्टेशनरी है, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरा और तीसरा प्रश्न, दे आर प्रेटी लिंक्ड, कि अगर आप कहते हैं कि मार्केट अच्छा है, सो इफ यू आर कन्विंस्ड दैट द मार्केट इज गुड, तो किस कैटेगरी में जाएं हम? तो विच कैटेगरी ऑफ अ म्यूचुअल फंड और विच स्ट्रैटेजी शुड बी अप्लाइड सो दैट वी गेट गुड काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यहां से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छा अट्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स जो तीसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि किस फंड को सिलेक्ट करें, पहले स्ट्रैटेजी फिर फंड। तो मेरी डिस्कशन हमेशा इन्हीं तीन के साथ रही एंड बिलीव यू मी, ये तीन सवाल पिछले 17 साल से एज इट इज ही हैं। आई हैवंट चेंज देम बिकॉज यही सवाल आते हैं और आई एम प्रेटी श्योर आप सबके भी इसी के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। तो स्टार्टिंग विद द एजेंडा इज वेरी सिंपल, एजेंडा इज इक्विटी मार्केट एंड व्हेन आई से इक्विटी मार्केट, इट इज नॉट ओनली इंडियन इक्विटी मार्केट, ये सिर्फ हिंदुस्तान की मार्केट की बात नहीं, विल टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स। देखिए हिंदुस्तान में जो होता है, इंडिया में जो होता है, उन चीजों पे बाहर की चीजों का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। सो इंडिया इज नॉट अलूफ, इंडिया बिल्कुल एलियन कंट्री नहीं है। इस पे जो ग्लोबल एक्टिविटीज होती है, जो ग्लोबल इवेंट्स होती है, उनका असर रहता है इक्विटी मार्केट पे। सेकंड, फिर हम डोमेस्टिक डिस्कशन पे जाएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आई वांट एवरीबॉडी टू बी फोकस्ड ऑन द फैक्टर्स नॉट ऑन द नंबर, क्योंकि जब आप फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, नंबर तो एक रिजल्ट है, मैं प्रूव भी करूंगा, आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट इट कि नंबर इज जस्ट अ नंबर। मैं उसके ऊपर आपको बहुत सारी एनेक्डोट्स भी दूंगा, बहुत सारी एग्जांपल्स भी दूंगा। फिर हम बात करेंगे इंडिया का डेटा। नाउ व्हेन आई से हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। डेटा जो होता है ना, दैट इज समथिंग विच विच एक्चुअली ड्राइव्स, फैक्टर्स और डेटा ये ड्राइव करते हैं सारी ट्रैक्शन को। तो अगर इनके ऊपर हमारी नजर रहेगी, देन आई थिंक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। फिर आ जाएंगे मार्केट आउटलुक। अब इस मार्केट आउटलुक का मतलब है कि यहां से आगे क्या करें। तो व्हाट इज 3 years डाउन द लाइन, व्हाट इज 5 years डाउन द लाइन, कितना मैं होराइजन लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाऊं। और स्ट्रैटेजी हम सोल्यूशन के अंतर्गत बात करेंगे। मैं कुछ एक देर पहले, आई थिंक इफ आई टेक माई मेमोरी बैक टू 6 months 7 months, मैं इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहा था कि सेंसेक्स जर्नी टू 50,000, अभी तो खैर वी आर एट 60,000 लेवल, बट ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो दिस वाज पब्लिश्ड इन बिजनेस टुडे। तो इन March 2006, and I've been working for 17 years. So 17 years take me back to say 2004. So 2004 में तो levels would be little more down also. Let's say पहला 10,000 का, कहते हैं ना 10,000, 5 digits मार्केट ने करा 2006 में, एक साल में डबल कर दिया 20,000। Then it took 8 years from 20,000 to 30,000. Then from 30,000 to 40,000, it was kind of 4 years. Then 40,000 to 50,000 was kind of 1.5 year. लेकिन 50,000 to 60,000, आप समझ पा रहे हैं, 50,000 to 60,000 has been the fastest of all. तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी लीनियर नहीं होती है। सो व्हेन आई से ये जर्नी लीनियर नहीं होती है, उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी आती हैं। अब एक एग्जांपल थी, ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा एंड आई वाज मेस्मराइज्ड बाय इट। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मार्केट इज एट 58,000 लेवल। अब आप देखिए मार्केट 58,000 लेवल पे है, ये न्यूज छपी है। सर क्या होता है, लोगों का ध्यान, इफ आई से लोगों का ध्यान किन के ऊपर जाएगा, किस चीज के ऊपर जाएगा, उनका ध्यान नंबर के ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर, वैक्सीनेशन पेस, lifting of curbs, and US Fed's dovish stance on quantitative easings and rates have fueled a rally. अब इन चीजों के ऊपर अक्सर इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं जाता है। तो ये चीजें, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपको अपना ध्यान लेके जाना है कि इट इज नॉट द नंबर, नंबर इज अ रिजल्ट, सो फैक्टर्स आर द इनपुट। So while we are more concerned about the output, we actually ignore the input. तो अगर हम फैक्टर्स को देखेंगे, they were in favor of fueling the rally. नो फेड का डोविश स्टांस का मतलब होता है कि फेड टेपरिंग नहीं करेगा, फेड अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखेगा।
फेड का मतलब यूएस का फेडरल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे यूएस का फेडरल बैंक होता है। तो फेड लिक्विडिटी बना के रखेगा। अगर सबसे बड़ी मार्केट, इफ आई टॉक अबाउट द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट इज यूएस मार्केट, अगर वो लिक्विडिटी पे है, वो रेट्स के लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे ऑपरेट कर रहा है, तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो दैट इज व्हाट हैज फ्यूल्ड द रैली, क्योंकि लिक्विडिटी होती है और इस समय मैक्सिमम लिक्विडिटी जो ग्लोबल स्ट्रक्चर में बनी हुई है, दैट इज फ्लोइंग नेचुरली टू इंडिया। तो दैट इज द मेन रीजन दैट वी आर सीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अट्रैक्शन इन द मार्केट। अब मैं आपके सामने एक और डेटा आपको दिखा रहा हूं। नो दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यू कैन से अ वेरी क्रिटिकल लुक ऑन दिस डेटा। नो व्हेन आई से क्रिटिकल लुक ऑन दिस डेटा, इसमें आपको वही चीज जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था will be there in kind of numbers from October 1999 when Sensex touched 5,000 for the first time to this journey। ये 22 साल का जर्नी है और अक्सर लोग 60,000 से अपनी जर्नी को स्टार्ट होने का सोचते हैं। तो इट इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज वन ऑफ द माइलस्टोन इन द जर्नी। तो नंबर क्या होता है? इट इज अ माइलस्टोन। बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, तो डोंट गेट बॉग डाउन अबाउट द माइलस्टोन। ये आते रहेंगे। 50,000 से ये ऊपर की तरफ ज्यादा गया है, बट उसके बीच में अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सेंसेक्स टच 2050 में 30,000 का उसने टच किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट अगेन वेंट बैक, देन 2017 इट अगेन केम अप टू 30,000 लेवल। तो ये अप डाउन चलता रहेगा। एंड व्हाई आई से अप डाउन चलता रहेगा? बहुत सारी इवेंट्स रहेंगी। अब मैंने क्या करा, इसी ग्राफ पे इवेंट्स को भी प्लॉट किया है। Now there has been a Harshad Mehta also, there has been a technological boom also, there has been a .com bubble also, सत्यम का स्कैम भी रहा। सेंसेक्स ने पहली बार 10,000 करा, यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1, एनडीए 2, देन वैक्सीनेशन, कोविड आ गया, कॉमनवेल्थ का स्कैम आ गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 वाले, जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया। इतनी सारी चीजें, इतने सारे इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। कॉर्पोरेट रेट में टैक्स में कट कर दिया। बट अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, फ्रॉम 1980 टू दिस लेवल, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों। तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ जिगजैग लाइन। जैसे कि हम ईसीजी कराते हैं, इट इज सच अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपके रिटर्न्स आर प्रीटी गुड। नाउ दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से, कि रिटर्न बनेगा, बट वी डोंट नो कि छोटे समय पर वॉलेटिलिटी या अप एंड डाउन की प्रिडिक्शन बहुत कम होती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म, वी कैन बी प्रीटी श्योर कि रिटर्न बनेंगे। बीच में कुछ एक हमें अपराइजिंग भी मिलती है, जैसे 2006 से 7, अभी 21 से 21 वाला टाइम हमें उस जोन में मिल रहा है। तो कहने का बात यह है कि आर आइडिया शुड ऑलवेज बी नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर, बट टॉकिंग अबाउट द वेरियस थिंग्स एसोसिएटेड बाय द नंबर। अब ये तो होगी अप वाली कहानी। अब मैं डाउन वाली कहानी भी आपको अगर बताऊं, तो इंडिया ने 4 मेजर डाउन टर्न्स देखे। अगर मैं कोविड को अभी नहीं काउंट करूं, लेट्स टॉक अबाउट एग्रेरियन क्राइसिस। 2002 और 2003 की कहानी थी। वेंट डाउन 4 एक क्वार्टर्स, मतलब एक साल वाज अ स्लो डाउन काइंड ऑफ अ थिंग। 2008 में सबको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, so that was again for more than a year kind of। India was the first to bounce back। then inflation and tapering हुई थी 2013 में, when currency was doing pretty bad। तो 6 क्वार्टर्स, 1.5 साल लग गया उसको ठीक होने में। एनबीएफसी क्राइसिस 2019, उसको भी लगभग 1.5 साल लग गया। बट नजर किस पे जाती है? नजर जाती है आंकड़े पे, 60,000 पे। तो देर हैव बीन सो मेनी मेजर डाउन टर्न्स ऑल्सो। डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, जीएसटी रोल आउट के बाद हुआ। अगर मैं 2020 की बात करूं, अगर मैं जनवरी की बात करूं, मार्केट इज टॉकिंग अबाउट 40,000 लेवल, देन बिकॉज ऑफ द कोविड इट वेंट डाउन टू 29,000 लेवल, फ्रॉम देयर इट अगेन रिसर्च बैक। तो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द नंबर विच इज हायर। तो अपने को नंबर के बारे में बात नहीं करना। वी आर इन्वेस्टर्स, आर endeavor हैज टू बी लॉन्ग टर्म एंड टू मेक यूज ऑफ द फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वो क्या चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यहां मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहता हूं। दिस इज अगेन समथिंग, अ थॉट जो आप सभी अपने साथ रख सकते हैं व्हाइल यू इन्वेस्ट। सो वेल्थ क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म, प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स। So wealth creation is never a short-term journey. It is always a long-term journey. So focus upon your goal and
with Lakshmi Shri Group, like people who are actually supporting you at every point of time. आपके पास सपोर्ट मैकेनिज्म है, आपके पास इकोसिस्टम है, आपके पास इंफॉर्मेशन का सिस्टम है. सो काइंडली फोकस अपॉन द गोल. तो रेस्ट ऑल विल फॉल इन प्लेस. माइलस्टोन्स आते रहेंगे, माइलस्टोन्स जाते रहेंगे. टिल द टाइम यू आर अनेबल टू अचीव द गोल, कीप योर जर्नी. सो दैट इज वेल्थ क्रिएशन इज अ रेगुलर कॉन्टिन्यूअस जर्नी. इसको याद रखिएगा. नाउ अब कुछ एक पॉजिटिव चीजें भी बता देता हूँ. म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा है जो फ्लो हो रहा है. सो थैंक्स टू ऑल द इन्वेस्टर्स दैट आर देयर एंड थैंक्स टू लक्ष्मी श्री ग्रुप, जो कि आप सभी के साथ प्रॉपर इन टच रहते हैं और आप सभी को सही गाइडेंस के साथ. इस समय अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो वी आर राउंड अबाउट 36.5 लाख करोड़ का AUM म्यूचुअल फंड में आ चुका है. अगर आप यही देखें, जुलाई में 35 था, 1 लाख करोड़ रुपए एक महीने में आ गया. So with every month passing, the industry is adding kind of a 1 lakh crore into it. और अगर यही चीज अगर आप देखें, एक वर्ष पहले की कहानी देखें, तो वी वर लाइक 27 लाख करोड़. तो 27 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़, मतलब 9 लाख करोड़ रुपए एक साल में इन्वेस्ट किया है. तो लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पे अभी बन रहा है. एंड सिमिलर इज द केस फॉर SIP. नाउ SIP में 10,000 करोड़ के हिसाब से मंथली इनपुट आ रहा है. तो ऑल टाइम हाई. अगर मैं आज की बात करूं, 10.25 करोड़ लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं म्यूचुअल फंड में. दैट इज फिनोमिनल. अगर मैं एक साल पीछे जाता हूं, इट इज काइंड ऑफ 7 लाख करोड़. तो 2-2.5 करोड़ लोग और म्यूचुअल फंड्स में आए हैं. सो दैट क्लियरली शोज पीपल हैव अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. और SIP के माध्यम से, म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजीज के माध्यम से और फैक्टर्स पे नजर रखते हुए अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं. Let me give you the factors now. अब हम factors पे आ जाते हैं. Now when I say factors, now factors become very very important. मेरे लिए तो factors ही है. If you talk to me, I'm a person who only talks about factors. So I would hardly talk about any number because you are all investors. तो आपके पास बहुत सारी information कई channel से flow करेगा. So there is a news channel. There are many, financial news channels. There are new financial journals. There are financial newspapers. और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट भी हैं. व्हाट्सएप पे भी फ्लो करता है, सोशल मीडिया पे भी फ्लो करता है इंफॉर्मेशन. बट फैक्टर्स के बारे में पीपल हार्डली टॉक. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी फैक्टर्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी फैक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट दी मदर ऑफ ऑल मार्केट, दैट इज यूएस. यूएस में रैली का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन. अगर मैं बात करूं, अब उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. So when corporate gets lot of a profit, then of course there is good traction in the market. अब दूसरी तरफ अगर मैं एशिया के हिसाब से बात करूं, which is the second thing that we have our keen eye on, is that is China. अगर मैं चाइना की बात करूं, in that sense if I talk about China, चाइना में थोड़ा पेन था. तो चाइना had a little bit of a pain. So where, how do I define the pain? Because वहां पे regulatory discomfort है, कुछ एक curbs करें. और वैसे भी हम सभी जानते हैं Chinese economy is something which is not as open as other economies of the world. So it is very very, और उनकी न्यूज भी पूरी वापस नहीं आती. So what happened on a global side? So global indices hit all time high. We all know every. So it is not about India hitting all time high. It is about most of the global indices getting into the high zone. Talk about Europe, talk about Nikkei, talk about S&P 500. अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जो आपको शायद इतने मतलब रूटीन में लोग ट्रैक नहीं करते. रूटीन में हम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करते हैं. देखिए, दुनिया सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर ज्यादा है. सेंसेक्स का मतलब है 30 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स ओनली. निफ्टी का मतलब है 50 स्टॉक्स. So what beyond that? So they are the barometer of the overall what is happening in the economy. What is that's okay. बट बाकी जगह पे ट्रैक्शन कब आती है? मिड कैप के बारे में हम भूल जाते हैं, स्मॉल कैप के बारे में भूल जाते हैं. एज वी टॉक, 90% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव देयर 200 डेज मूविंग एवरेज. तो इसका मतलब है मार्केट की ब्रेथ बहुत है, ब्रॉड बेसिंग बहुत हुई हुई है. अब इमर्जिंग मार्केट, अब जब हम यूएस के बाद बात करते हैं, डेवलप कंट्रीज के बाद इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स आता है जिसको कहते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट. इमर्जिंग मार्केट जस्ट लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील. इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स भी ज्यादा है. ब्राजील का इंडेक्स वाज डाउन बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन व्हिच आर देयर. क्रूड वेंट डाउन. क्रूड इज, आई थिंक क्रूड के बारे में हम जितनी भी चर्चा कर लें वो अगेन लिंक टू फ्यूल प्राइसेस एंड ऑल. बट स्टिल आई थिंक गुड ट्रैक्शन हैज हैपेंड इन द इंडियन मार्केट. अब अगर इन्हीं सभी चीजों को मैं सम अप करूं तो मेरा आंसर क्या है? किसी जगह पे अच्छा, किसी जगह पे मीडियम, किसी जगह पे लो. सो व्हाट डू आई से?
It is a mixed bag. It is a mixed bag. Mixed bag का मतलब, so globally all the markets are performing. Somewhere it is good, somewhere it is not good, somewhere it is on the flattish kind of a thing. So when I say mixed bag, so it is categorically meaning कि ये natural behavior है. This is the natural behavior of the market. It will always be a mixed bag. So agar had anybody been able to predict what is gonna happen, so people will have made millions and billions and they don't need to work anymore. तो अगर मेरे को एक साल का या 6 महीने का भी या 15 मिनट का भी या 2 घंटे का भी पता लग जाए कि क्या होने वाला है, so I can mint money for that. So we can only strategize looking upon the factors. So factors were good. So it is a mixed bag on global front. Talking about India now. India में अगर मैं बात करूं, so it's a compliment to us all. So we should be proud of it that Indian market in terms of global markets was best performing market. ग्लोबली मार्केट्स ने ओवरऑल अच्छा किया, मिक्स बैग था बट अच्छा किया, बड़ी मार्केट्स ने अच्छा किया, लेकिन इन सभी मार्केट्स में इंडिया इज समथिंग व्हिच इज परफॉर्मिंग रियली वेल and that I'm very particularly proud of. Why I'm particularly proud of? When I started my career, so we used to think अरे यार यूएस में जो होता है उसी हिसाब से इंडिया मार्केट में होता है. अभी now the trends are changing. Indian market is defining what is gonna happen in emerging market space, what is gonna happen on the global front also. So we have been outperformance. There has been outright outperformance और ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है. तो 2014 से अगर आप इंडियन इंडेक्स को देखो और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स को देखो, तो कंसिस्टेंटली इंडिया ने ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स को आउटराइटली बीट किया है और आउट परफॉर्मेंस इज राउंड अबाउट 24% का आउट परफॉर्मेंस है. ऐसा नहीं है कि 5% ज्यादा है जी, 6% ज्यादा है. अगर इमर्जिंग मार्केट ने ओवरऑल 10% का रिटर्न दिया है, इसने 24% एक्स्ट्रा दिया है, 12.5% का रिटर्न दिया है उस हिसाब से. So that is why we say that India is a force to reckon with. There always would be gainers, there always would be losers. But on an overall side, we are doing phenomenally well. And you know, this is a place where जो मेरे जैसे लोग हैं, ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे हम जाना चाहते थे. Everybody was dreaming of कि हम ऐसी स्थिति में आए that we can define the other markets as well. तो गुड, अच्छे सेक्टर्स भी परफॉर्म करे, थोड़ा सा हेल्थ केयर में लूज हुआ, कुछ सेक्टर्स में बढ़िया गया, सो दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, बट ओवरऑल द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. अब मार्केट ब्रेड्थ जो है, जो मैं बात कर रहा था, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है कि कितने स्टॉक्स अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज से ज्यादा हैं. तो 90% ऑफ द स्टॉक्स आर अबव देयर 200 डेज मूविंग एवरेज, व्हिच इज अ टेक्निकल फैक्टर, व्हिच इज पॉजिटिव. उसका मतलब मार्केट में ब्रेड्थ है, सभी तरह के स्टॉक्स चल रहे हैं. इट इज मार्केट इज इनटू बाय जोन. इस समय बाइंग अच्छी खासी हो रही है. अब उसका एक प्रमाण ये भी है कि एफपीआई भी आ रहा है और डोमेस्टिक भी इन्वेस्टर है. और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारी मार्केट के ऊपर, when I started my career, मार्केट में कैसे होता था, I'll tell you the factor. So when foreign investor used to buy, market used to go up. When they used to sell, the market going down. लेकिन आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टर आता है जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो पावर है थ्रू म्यूचुअल फंड, आई थिंक म्यूचुअल फंड इज नंबर वन. उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को भी बीट किया है पिछले 4-5 वर्ष से. आप सभी का भरोसा जो एमएफ के ऊपर आया है, उसकी वजह से इनफ्लो इनटू द मार्केट इज वेरी वेरी स्टेबल, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस, रॉबस्ट ऑल्सो. तो व्हाट इज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कितना बाय किया, $1.2 बिलियन. उन्होंने कितना किया, 305 मिलियन. सो वी आर अहेड ऑफ देम. So domestically we are putting more money than any actually FII is also putting. और चाइना में because of the COVID, all the money which was scheduled to go to China is now coming to India. तो अगर मैं परसेंटेज वाइज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं दोस्तों, तो वी हैव गॉट एन इंक्रीमेंटल ऑफ 17%. तो 17% पैसा जो चाइना में जाना था वो हमारे पास आ गया. चाइना का इंक्रीमेंटल इज 3 ओनली. तो वी आर ईटिंग द शेयर विच वाज गेटिंग इनटू चाइना. तो हम जल्दी ही उस स्थिति में आने वाले हैं जिस स्थिति में 2000 में या 1997-98 में चाइना था, जब सारे लोग अपना पैसा चाइना में डालना चाहते थे. तो दैट इज वेयर आई थिंक हमारी मार्केट में इतने बढ़िया फैक्टर्स हैं, इतना बढ़िया अभी भी जूस है, बिकॉज वी हैव नॉट येट ग्रोन. वी आर अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी हम 5वें नंबर पर आते हैं जीडीपी के मामले में. So we are the 5th largest economy. We have yet so many steps further to go. अभी तो हमने ग्रो करना शुरू किया है. विशेषज्ञ ये कहते हैं
यू टॉक टू एनीबडी, कहते असली ग्रोथ तो अब शायद शुरू हुई है, यहाँ से आगे और बहुत माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। सो मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, मार्केट एट 1 लाख, मार्केट एट 2 लाख, तो लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट 1 लाख पे जाएगी, मार्केट 2 लाख पे जाएगी। पीपल आर so very confident of on the factors. I'm not talking about the number, and these are the factors which are very very important now. And what is the main reason? I think I was telling to you कि domestically पैसा आ रहा है, 5% लोग अब हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज गुड, विच इज फिनोमिनल। अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं तो ये 3% हुआ करता था। तो इट इज 100% काइंड ऑफ एन इंक्रीज, मोर देन 75% ऑफ एन इंक्रीज विच हैज हैपेंड। तो जस्ट इमेजिन, मैं सभी से ये पूछता हूँ, जब मेरे से को लोग कहते हैं कि 60,000 लेवल, मैंने बोला कि 5% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग, 5% ऑफ द हाउस होल्ड मनी इज कमिंग इन टू मार्केट। नाउ टेल मी, if this goes to 10%, what will happen? उसका जवाब कैसे आता है? So it is a silence, it is a kind of a silence after that question, because people don't know how to extrapolate it। उसको मल्टीप्लाई करें, या उसको ज्योमेट्रिकल मीन में जाएं, या अरिथमेटिकल मीन में जाएं, या उसका फ्यूचर वैल्यू निकालें, या क्या करें। 5 से हम इस लेवल्स पे हैं, इस तरह की ट्रैक्शन है। अगर यही 10% हो जाता है, so what will be the traction? So that is what is actually the thought process going forward। अभी तक जो हो चुका है उस पे नजर नहीं होना चाहिए। What lies in the future should be the bone of contention। That is where I think our discussion, our thought process should go। This is the chart of the month। I'll just show you the chart। I was sharing कि हम better perform कर रहे हैं in terms of the emerging market space। We are outperforming, and in terms of global markets also we are the most resilient market in the world, and noteworthy। Now it is particularly noteworthy thing, we are the most resilient। So because of liquidity, government liquidity दे रही है, RBI ने interest rates lower हैं, तो all time low interest rates पे हैं, and going forward activity, because vaccination अच्छा हो रहा है तो activity भी चालू हो रही है। That is what is adding on to more traction। अभी मैं data भी आपके साथ share कर लूं। So on the data front we are doing pretty good। Manufacturing का data, power consumption, GST collection has been good, core sector production has been good। So all these data are getting into a favorable zone if I want to sum it up। Then of course industrial production categorically अगर मैं बात करूं, because of COVID, we all know कि factories में काम नहीं हो रहा था। So factory was kind of shut, इतना ज्यादा traction नहीं था। किसी जगह पे 50% employment थी, 50% workforce थी, किसी जगह पे थोड़ा ज्यादा थी। But as the vaccination process is going on and on, so I was reading, I think 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों को एटलीस्ट वैक्सीनेशन डोजेस हो चुकी हैं। तो दैट क्लियरली शोज कि पैंडेमिक खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके वैक्सीनेशन के साथ, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी लिंगर ऑन करेगा। इम्पैक्ट क्या है कि धीरे धीरे सारा वर्क एज यूजुअल होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा, एक्टिविटी विल अगेन स्टार्ट। जब एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होती है दोस्तों, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप सोचिए, आज हम इस लेवल पे हैं, जब एक्टिविटी पूरी 100% हो जाएगी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारी और चीजों का फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्शन का फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का आएगा, सारी जगह कंजम्पशन का, हर जगह पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड दैट इज विच इज गोइंग टू एड मोर बॉटम लाइन, एड मोर टू द ग्रोथ लाइन ऑफ द मार्केट फ्रॉम द बॉटम लाइन। डन। और अच्छी खबर क्या थी? आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ कि आफ्टर एटलीस्ट अ ईयर काइंड ऑफ अ थिंग, हमारी जीडीपी भी बैक ऑन ट्रैक। सो वी ग्रू बाय 20% इन द लास्ट क्वार्टर, दैट इज अप्रैल मई जून। तो जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा अभी पब्लिश होना है, तो दैट वुड बी पब्लिश, and of course it will be made available to all of you through Lakshmi Ji। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अच्छी है, माइनिंग की अच्छी ग्रोथ है, फिस्कल डेफिसिट कम है। तो इसका मतलब मैक्रो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है? मैक्रो डेटा। जो बड़े एनालिस्ट हैं वो मैक्रो डेटा पे नजर रखते हैं, वो टेक्निकल पे भी नजर रखते हैं, एंड दे नो व्हाट इज गोना हैपन इन द फ्यूचर, एंड दिस डेटा इज गोइंग टू ऐड मोर पॉजिटिविटी इनटू द मार्केट। तो बिलीव मी। ऑन द अदर साइड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अच्छा किया, एक्सपेंडिचर अच्छा आया, आरबीआई का स्टांस अच्छा है। एक नई इनोवेटिव चीज करी है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, विच विल फेच द गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ ऑफ रुपीज। और जो 6 लाख करोड़ रुपए आएगा, बिलीव यू मी, वो सारे गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको एक्सपेंडिचर करेगी। दैट विल हेल्प अस जनरेट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर गुड एनवायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक ऑल्सो, बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो। So all things, all chips are in favor, all the factors are in favor right now। For near future, next future, we don't see any kind of something surprises or shocks in। हमें नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ने वाले।
मेरे हिसाब से अगर मेरी बात सोचो तो फरवरी या अप्रैल से पहले कोई भी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी आरबीआई नहीं करने वाला। तो बिल्कुल सिंपल लगती है कहानी, इट इज अ प्लेन वनीला थिंग। सिर्फ आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को बियर करना है, रिटर्न्स बन जाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज द आइडिया राइट नाउ। तो फैक्टर्स आर गुड, आउटलुक इज आल्सो प्रीटी गुड। तो आउटलुक के बारे में भी हम बात करेंगे, आई विल बी शेयरिंग फ्यू थिंग्स ऑन दैट आल्सो। ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है विच इज गुड, क्योंकि जितना ट्रेड डेफिसिट कम होता है इट इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। देन ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच आई वाज टॉकिंग, उसको थोड़ा सा मैं बता दूं बिकॉज कई लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है डेटा। तो आप ये डेटा अगर आप देखना भी चाहें, तो अगर आप खुद ये देखना चाहते हैं तो मॉस्पी, मैंने इसका सोर्स भी डाला हुआ है, which publishes data on a regular basis. All the data is on favorable side. It was negative, and if I talk from last March onwards, this data was negative. Now it is getting into positive zone. तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसका इम्पैक्ट अगले 6 महीने 1 साल तक रहने वाला है। बट पकड़ेंगे कहाँ से, वो कहानी है। सो मॉनसून इज ऑल प्रेटी गुड, fiscal support is pretty good. So all in all, I think if I want to say global factors, if I want to talk about domestic factors दोस्तों, तो all are in favor, सभी favorable हैं, and that is why we are seeing this traction. That is why the market is at 60,000 level. ये अभी यहाँ पे रिकवरी है, इन फैक्टर्स में रिकवरी जोन है, इनमें ग्रोथ जोन नहीं है। मार्केट की परफॉर्मेंस में आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ये फैक्टर्स पिछले 2-3 साल से कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छी नहीं थी, अब अच्छी शुरू हुई है। मॉनसून डेफिसिट खत्म हुआ है, गुड मॉनसून इज इक्वल टू गुड अर्निंग सीजन। जीडीपी बढ़नी शुरू हुई है, उसका इंपैक्ट आएगा। कंजम्पशन बढ़नी शुरू हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है, ऑटो सेल्स में पॉजिटिविटी आई है। सो इनका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आएगा। पैंडेमिक खत्म हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट ओवर नहीं हुआ है। तो वी आर स्टिल इन अ जोन विच वी थिंक, एज आई थिंक हमारा तो काम ही है एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी, एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हमें ये लगता है कि इट इज अ रिकवरी फेज irrespective of market at any level. It is our strong recovery phase that we are into. So recovery phase में it is always good to take a position. It is always good to have a strategy, और आउटलुक के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो आफ्टर नाउ आई हैव गिवन यू ऑल दी डेटा फैक्टर्स, आप और भी डेटा फैक्टर्स के ऊपर अपनी नजर रख सकते हैं, देयर आर मेनी, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करें। दे आर दी हेडलाइंस, पीपल टेक a great note of it. Now talk about, let's now get into the market outlook. How do we see market from here? यहाँ से हम मार्केट को क्या देखते हैं, हमारा क्या अजम्पशन है। अभी ये फैक्टर्स चल रहे हैं, आने वाले समय में से 3 ईयर आउटपुट, 5 ईयर आउटपुट, 10 ईयर आउटपुट में कैसे हम उसको पैन आउट करते हैं। सो लेट्स हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन अराउंड दैट, देन ऑफ कोर्स वील गेट इनटू द सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं मार्केट आउटलुक में। सी, बहुत ही सिंपल कहानी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल स्टोरी। नंबर को भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट 58 60। इंडियन डोमेस्टिक मैक्रो डेटा इज सजेस्टिंग अ रिकवरी, दैट इज द इन्फरेंस। कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इंडियन मैक्रो डेटा में रिकवरी के साइंस हैं पोस्ट द सेकेंड वेव। हमारे विचार से हमें यह लगता है कि देयर विल बी गुड प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो विच विल हैपन। फोर्सिबल फ्यूचर क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, इसको हम फोर्सिबल फ्यूचर कहते हैं। अब क्योंकि इंडिया में भी रिकवरी है तो ग्लोबल रिकवरी भी है। सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन अर्निंग्स आर लिंक्ड टू ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के साथ है, एंड ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। एंड ग्लोबल सीजन अच्छा है। अगर मैं एसेंट अपने BSE 500 की बात करूं तो उसमें से मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स आर लिंक्ड टू ग्लोबल अर्निंग्स एंड डिमांड। वी आर विटनेसिंग अ फेवरेबल सिक्लिकल टेलविंड। इस समय सिक्लिकल ग्रोथ स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है, सिक्लिकल की डिमांड अच्छी है, कॉर्पोरेट का अर्निंग अच्छा है, उसकी वजह से हमें लगता है कि अर्निंग पॉसिबिलिटीज अभी भी अच्छी हैं, क्योंकि रिकवरी स्टार्ट हुई है पोस्ट आई थिंक 1.5 ईयर और 2.5 ईयर काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि एनबीएफसी क्राइसिस आप याद रखिए 2019 में था, और 20 में हमारे पास कोविड आ गया। तो हम स्लगिश दौर से थे, स्लगिश से अब बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी सेंसेक्स तो ऊपर चला गया लिक्विडिटी की वजह से, इंटरेस्ट रेट नीचे की वजह से, लेकिन अभी डेटा ने रिकवरी शो नहीं करी है। सो मैक्रो डेटा का रिकवरी अभी से शो करेगा, एंड इट विल अगेन ऐड मोर वैल्यू। तो डोमेस्टिक मार्केट स्लगिश अर्निंग्स थी फॉर पास्ट फ्यू ईयर, नाउ इट विल बी ऑन द रिकवरी बैक। एंड क्योंकि लोअर बॉटम आउट इंपैक्ट था, लोअर बेस था, मोमेंटम हमें लगता है चलता रहेगा, मोमेंटम पिक करेगा। जैसे जैसे इनमें रिकवरी आएगी, देयर विल बी गुड मोर मोमेंटम व्हिच विल हैपन टू इट। एंड बिलीव यू मी, आई एम ओनली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा।
Now, another very, very important point when we talk about is something the vaccination process. ग्लोबली वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छा चल रहा है, अच्छी ट्रैक्शन है उस और अब आ जाते हैं एक और फैक्टर जिसके ऊपर रेशियोज के ऊपर नजर बहुत रहती है लोगों की, दैट इज ईपीएस। ईपीएस के ऊपर बहुत नजर रहती है बिकॉज बेटर द ईपीएस बेटर वुड बी अ पी। हमें ये लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 23, फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 गोइंग फॉरवर्ड, ईपीएस इज गोइंग टू बी प्रेटी गुड, इट्स गोइंग टू बी मच हायर बिकॉज कॉर्पोरेट में स्लगिश ग्रोथ है अभी भी। सेंसेक्स बढ़ चुका है लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग कॉर्पोरेट रिकवरी अभी नहीं आई है। तो वो जब आएगी तो इट विल अगेन ऐड मोर टू दी अर्निंग्स। So when it will add more to the earnings, so PE also looks attractive, EPS also looks attractive, recovery also looks attractive, globally demand also looks attractive. तो हम ये सोच रहे हैं कि the idea has to be कि it is a strong top line growth, good robust recovery which we think is gonna happen. Then but एक चीज याद रखिएगा, जब भी शार्प रिकवरीज आती हैं, जब भी बहुत ज्यादा तेज रिकवरीज आती हैं या अपसाइड आती हैं, it is always coupled with volatility. So higher tractions often leads to higher volatility. Higher volatility का मतलब अप डाउन कि अभी ग्रोथ आया एकदम से फिर थोड़ा नीचे आया, अप गया शार्प अप अगेन शार्प। सो शार्प रन अप के बाद यू माइट एक्सपेक्ट अ लिटिल हायर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है अप डाउन। वॉलेटिलिटी को हम रिस्क नहीं मानते। अगर हम वॉलेटिलिटी को जी जाएं, वॉलेटिलिटी के साथ अपने आप को मैच कर लें, पर सवाल भी आपका यही है कि 60,000 हो गया है तो क्या नीचे तो नहीं आएगा। अब नीचे आने का मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी। फिर क्या ये बाउंस बैक करेगा, उसका भी मतलब क्या होता है, अपसाइड वॉलेटिलिटी डाउन साइड वॉलेटिलिटी। दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी को लोग नजर रखते हैं, बट इट इज गोना बी ऑन अ लिटिल हायर साइड बिकॉज ऑफ द शार्प रन अप। एंड क्योंकि फैक्टर कुछ फैक्टर्स ठीक होंगे एकदम से इम्पैक्ट आएगा, फिर कुछ फैक्टर्स स्लगिश होंगे उनका इम्पैक्ट नीचे की तरफ आएगा। धीरे धीरे करके जिगजैग अप डाउन वे में दिस इज गोना हैपन, but we expect it is going to be a good reasonable earning season again. So that is where we believe in. So हमारा जो stance है, so we are getting into cyclical, इसमें banking, telecom, electronics. I don't talk about categorically the stocks because हम categorically individual stocks के बारे में तो बात नहीं करते, but of course the industry as a whole we can talk about. तो आपके पास अच्छा ट्रैक्शन है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्पेस में, लार्ज कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल। अब अगर आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन में है तो यू माइट लुक ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इफ यू आर इनटू अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ जोन यू माइट लुक अप इनटू एसेट एलोकेशन। अगर आप प्योर इक्विटी में ही रहना चाहते हैं यू माइट लुक अप ऑन दी लार्ज कैप साइड। अच्छी ट्रैक्शन है बट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आई थिंक you have a strong support of Lakshmi Shri which is very big structure in itself जो आपको इन्हीं सभी चीजों के हिसाब से ही एडवाइस करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज पे हमारी एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी एज एन एएमसी बहुत कड़ी नजर है एंड वी आर एक्चुअली एलोकेटिंग आवर एसेट्स अकॉर्डिंगली so that we get the good meaningful growth from here because these sectors are showing as a good potential, good juice of recovery. इनमें अच्छा रिकवरी का स्कोप है। now moving further, now what should be the strategy? स्ट्रैटेजी में जब मैं आता हूं तो मेरे को ये देखना है कि अगर मैं तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में हूं तो मैं प्योर इक्विटी में जाऊं। अगर मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में नहीं हूं, मैं वॉलेटिलिटी को राइड करना चाहता हूं, तो मैं डेट और इक्विटी के मिक्सचर की तरफ भी ध्यान दे सकता हूं। अब उसका कारण क्या है, लाओ लेट मी गिव यू अ ब्यूटीफुल डेटा। नाउ ये तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि सेंसेक्स ने अच्छी सीएजीआर दी है, लेकिन किंतु परंतु अगर मैं रिटर्न की बात करूं, आप ये देखिए इक्विटी की रिटर्न नॉन लीनियर होती है। पिछले 10 साल का एनालिसिस अगर मैं परसेंटेज वाइज जाऊं, 50% से ज्यादा ऐसे इंस्टांसेस है पिछले 10 साल में कि जहां 10% से नीचे की रिटर्न है और हम क्या देख रहे हैं 60,000 है जी, लेकिन लगभग 5 बार सेंसेक्स ने 10% का रिटर्न भी नहीं दिया है। तो दैट इज समथिंग विच वी फॉरगेट, वी लिव इन द मोमेंट, हमारा रिसेंट इवेंट्स के ऊपर ध्यान होता है। अब एक और चीज मैं आपको अच्छी बताता हूँ, दिस विल अगेन यू नो बी वेरी यूजफुल टू यू। नो यूजफुल का मतलब होता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है कि कितनी बार बाजार नीचे गया है। ड्रॉ डाउन एनालिसिस मंथली बेसिस पर कितनी बार नेगेटिव रिटर्न्स आई हैं। पिछले 21 साल की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कितने प्रतिशत इंस्टेंसेस है दोस्तों, 41% इंस्टेंसेस है मंथली बेसिस पे जहां पे बाजार ने नेगेटिवली परफॉर्म किया है। लेकिन वो मेमोरी में नहीं है ना, मेमोरी में तो नंबर है, मेमोरी में तो अपसाइड है।
सो वेरी ऑफन वी टेंड टू फॉरगेट दैट मार्केट का नेचुरल बिहेवियर ही यही है। 41% का मतलब है आधे महीनों के हिसाब से हमने नेगेटिव रिटर्न देखा है, और इन्हीं का 38% में 5% से ज्यादा करेक्शन है। करना क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी तो आएगी, 10,000 से 20 भी हुआ, 20 से 30 भी हुआ, अभी 50 से 60 हुआ, तो परसेंटेज वाइज कितना हुआ? ओनली 20% ना। 50 से 60,000 का मतलब तो 20% रिटर्न ही हुई ना। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, मैं 20% रिटर्न की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बड़ी रिटर्न की बात करूंगा तो वो 2006 से 2021 की 6 गुना हो गया। 2006 में 10,000 था, 2021 में 60,000 हो गया, तो 15 साल में उसने 6 गुना करा। तो दैट इज दी CAGR काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन अगर मैं शॉर्ट पीरियड में देखूंगा तो 20% रिटर्न ही बन रही है अभी भी, और लोग कह रहे हैं कि सेंसेक्स एट ऑल टाइम हाई। रिटर्न कितना बना? 20,000। अगर मैं 40 से भी देखता हूँ, इट इज अ 50% रिटर्न इन हाउ मेनी ईयर्स? 40 से इन काइंड ऑफ अ 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर में 40% का मतलब एक साल की CAGR कितनी बनी? 15 से 20। तो आप ये याद रखिए कि सेंसेक्स चाहे जितने भी लेवल पर जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो CAGR विल बी इन द ट्यून ऑफ 16 to 17%, वो 15 से 16% रहेगी। कपल्ड विद नेगेटिविटी, कभी 5% नीचे भी जाएगा, वो 38% इंस्टांसेस में 5% से ज्यादा करेक्शन है, तो वॉलेटिलिटी साथ में रहेगी। एंड यू गॉट टू बी विजिलेंट, और आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो वॉलेटिलिटी को केटर करने के लिए होनी चाहिए। तो दैट मीन्स दैट पुट्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न क्वेश्चन, दैट इज वॉलेटिलिटी अ कंसर्न? देखिए, वॉलेटिलिटी सभी का कंसर्न। हम प्रेटी श्योर कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वॉलेटिलिटी पे कंसर्न नहीं है। तो वॉलेटिलिटी में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल। नॉर्मली करना क्या चाहिए? बाय एट लो, सेल एट हाई। असल में क्या होता है? बाय एट हाई, सेल एट लो। इसीलिए रिटर्न बन जाती है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इन्वेस्टर की रिटर्न नहीं होती। तो फियर में सेल करता है, ग्रीड में बाय करता है, तो इसको रिपीट करता रहता है। डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी चाहिए। 100 रुपए में से 50 रुपए गए तो 50% लॉस है। 50 को 100 पे जाने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए। सो बाउंसिंग बैक टू ओरिजिनल इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए जितना कम नीचे गिरे उतना बेहतर है। डाउन साइड प्रोटेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। और आपके जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हैं वो बढ़िया होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स शुड बी फोकस्ड अपॉन अल्फा क्रिएशन। नो, दैट इज द स्ट्रैटेजी विच इज गुड। और एक और स्ट्रैटेजी के मैं बारे बात पूछूं, जो कि ये भी एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। इफ आई वांट टू से दिस इज एन एवरग्रीन स्ट्रैटेजी, जो भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा वो एवरग्रीन होंगे। एवरग्रीन का मतलब उनके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट लेवल यू कैन एक्चुअली गेट इन। तो पहला सोल्यूशन मैं दे रहा हूं लंप सम के लिए। इकट्ठा पैसा अगर आपने लगाना है तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है कि डू नॉट बाय एट हाई एंड सेल एट लो। बाय एट लो, सेल एट हाई विद मोमेंटम, विद वैल्यूएशन। सेकंड इज डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड इज अल्फा। अल्फा मतलब बीटिंग दी बेंचमार्क, उसके ऊपर फोकस करना है। तो ऑल दीज थिंग्स, अगर ये 3 स्ट्रैटेजी हैं तो लंप सम के लिए जो चैलेंज है हमारा कि मार्केट इस लेवल पे है, मार्केट यहाँ है, ऊपर है, डाउन है, अप है, वट एवर, उस चीज को मैं केटर कर सकूं। वी कैन कन्वर्ट द चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस इज वेयर आई टॉक, दिस इज अ 3 स्पोक स्ट्रैटेजी। अवॉइडिंग द बायस विच इज इमोशनल, डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करो, लॉन्ग टर्म अल्फा क्रिएट करो। अब वो कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू जगल बिटवीन एसेट क्लासेस। आपको एसेट क्लासेस में जगल करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू एसेट एलोकेशन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसेट एलोकेशन? रिटर्न ऑप्टिमाइज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्टिक विद द प्लान। अक्सर ये देखा गया है कि लोग 1-2 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सपीरियंस। वो रहेगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी तो रहनी है। अभी इस साल अच्छा है, हो सकता है 6 महीने बाद मार्केट डाउन आ जाए और वो नेगेटिव दिखे, बट आपका जर्नी है। इट इज नॉट अबाउट द माइलस्टोन, इट इज अबाउट द जर्नी एंड द गोल। याद रखिएगा। एंड व्हाट एसेट एलोकेशन गुड शुड बी गुड? डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री में डायनेमिक एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के नाम से जाना जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। दैट इज कॉल्ड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। सो इस कैटेगरी का जन्म दिया था मिस्टर मुनीश गुनवानी जी ने। So he's called father of dynamic asset allocation category, that is balance advantage funds. So he is now the chief investment officer for us. पिछले 3.5 साल से वो निपॉन में है और निपॉन की सारे इक्विटी फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने इस कैटेगरी को जन्म दिया था। और ये कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर म्यूचुअल फंड में पैसा आता है
तो वो इस कैटेगरी में। So it is most favorite category of every investor. So let's talk about that. Case one, लमसम आप लगाना चाहते हैं, मार्केट अच्छी है, होराइजन अच्छा है, आपका होराइजन है 3 से 5 साल का, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप इकट्ठा पैसा लगाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन के हिसाब से निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पे काम करता है, उस पे आ सकते हैं। डायनेमिक सोल्यूशन टू दी वॉलेटाइल मार्केट, इसको हम ऑल वेदर फंड भी कहते हैं, इसको एवरग्रीन भी कहते हैं, इसको कहते हैं सूटेबल फॉर एनी मार्केट साइकिल, एनी मार्केट जोन, एनी लेवल, सूटेबल फॉर एनी लेवल। मार्केट में अभी भी जूस है, वी आर इनटू द रिकवरी, नॉट इनटू द ग्रोथ। अभी रिकवरी आई है, ग्रोथ नहीं आई है असली। 5% लोग ही लगा रहे हैं अभी पैसा। बैफ के बारे में आई टेक ओनली 1 or 2 minutes टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज बैफ। इसमें कोई बायस नहीं है, वी विल सेल इट हाई, बाय इट लो, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेंगे। इट विल डिलीवर बेटर रिटर्न्स अक्रॉस मार्केट साइकिल, लोअर वॉलेटिलिटी पे काम करेगा। ये अपना मॉडल है, इट इज अ साइंटिफिक मॉडल। तो निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ साइंटिफिक मॉडल जिसमें पीई पे काम किया जाता है, फॉरवर्ड पीई कि आने वाले टाइम में। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट भी हाई है, तो मैं बाय नहीं कर सकता ना। मोमेंटम हाई है, वैल्यूएशन लो है, तब मैं बाय करूंगा, तब मेरे को फायदा होगा ना, अदरवाइज मेरे को क्या फायदा होने वाला है? तो इफ आई वांट टू बाय एट अ हाई वैल्यूएशन एट अ हाई मोमेंटम, आई विल बी पेइंग मोर मनी, सो आई विल बाय एट अ लोअर वैल्यूएशन एंड अ हायर मोमेंटम। तो ये ऑटोमेटिक मॉडल है इसमें, और इसी का नतीजा है दैट इट इज डिलीवरिंग अ वेरी गुड रिटर्न। एसेट एलोकेशन, इक्विटी स्ट्रेटजीज, डेरिवेटिव एंड डेट। डेरिवेटिव से हमारी डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाती है, वी लिमिट द डाउन साइड इन केस ऑफ वॉलेटिलिटी, द डाउन साइड इज लिमिटेड, उसमें आपको नुकसान नहीं होता। डॉलर का भी इस्तेमाल करेंगे, वीक डॉलर इज गुड अर्निंग फॉर इंडिया, गुड इन ट्रैक्शन इन दी मेटल, ग्लोबल डिमांड में अगर मेटल्स में अच्छी आई तो उससे भी क्यों लेंगे। सो बैफ वर्क्स अपॉन वेरी वेरी गुड साइंटिफिक थॉट प्रोसेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी एक्सपोजर, आज की डेट में लगभग 37% का इक्विटी एक्सपोजर है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, मोमेंटम तो है, वैल्यूएशन हाई है, सो वी आर नॉट एक्सपोजिंग मोर इनटू इक्विटी मार्केट, सो वी आर डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेट में पोजीशन ली है। बट क्या उससे रिटर्न ने हैम्पर किया है? Has the return happened? So let me give you the return. Since inception, this fund is delivering kind of 15% of return. 6 महीने की रिटर्न 11% है, 1 साल की रिटर्न 31% है, 2 साल की 15। सो कंसिस्टेंटली इस फंड ने, हालांकि इसमें सिर्फ 37% का इक्विटी है, प्योर इक्विटी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स है तो इक्विटी की टैक्सेशन इसकी, लेकिन फिर भी रिटर्न इसकी डबल डिजिट में है। तो आप इससे इमेजिन लगा कर सकते हैं कि इन एवरी मार्केट साइकिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 ईयर 3 ईयर, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल पहले से भी आज की डेट में अच्छा परफॉर्मेंस है। इट कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी ऑन अ लमसम साइड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स इन द इंडस्ट्री, पीपल आर लाइकिंग इट। 2-3 साल में ही एयूएम इज गेटिंग इनटू 4500 करोड़ और रिटर्न आपके सामने है, इररिस्पेक्टिव इक्विटी का एक्सपोजर। अब दूसरी स्ट्रैटेजी में आता हूं मैं। नाउ सेकंड स्ट्रैटेजी क्या होती है? सेकंड स्ट्रैटेजी है कि मेरे को इक्विटी की टैक्सेशन होनी चाहिए। अब अगर मेरी इक्विटी की टैक्सेशन रखनी है और मुझे जगल करना है एसेट एलोकेशन, तो बैलेंस एडवांटेज फंड की मेरे लिए सोल्यूशन है। तो अब ये तो हो गया लमसम की कहानी। नाउ एक आ जाते हैं दूसरी, एवरग्रीन। तो दोस्तों मैंने दोनों चीजें एवरग्रीन स्ट्रैटेजीज ही बताई हैं। आई डोंट वांट टू क्लटर योर थॉट प्रोसेस विद सो मेनी थिंग्स। इट हैज टू बी वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। लमसम के लिए एसेट एलोकेशन में चलेंगे, और अगर आपने प्योर वेल्थ क्रिएशन करनी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना है, तो एसआईपी से बढ़िया कोई चीज नहीं। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और कंपाउंडिंग का फायदा आपको एसआईपी के माध्यम से मिलता है ऑन अ बेसिस ऑफ मंथली बेसिस। आप सभी इन्वेस्टर्स हैं, आई एम प्रेटी श्योर आप एसआईपी के माध्यम से ऑलरेडी आ रहे होंगे। तो कुछ एक उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आई टेक ओनली 5 minutes मोर एंड देन वी ओपन अप द फोरम फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। तो केस 7 to 10 years, नाउ आई एम कैटेगोरिकली टॉकिंग अबाउट कि आपका लंबा होराइजन है, 10 साल, 15 साल, 7 साल, 10 साल, और आप एसआईपी में आना चाहते हैं या लमसम भी लगाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो वी हैव अ आउटराइट विनर हेयर विच इज कॉल्ड अ मिड कैप स्ट्रेटेजी। मिड कैप का मतलब होता है कि आप 10 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल आप एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से आ सकते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज द टॉप मोस्ट फंड इन दिस कैटेगरी। हमने इस फंड को 1995 अक्टूबर 8 को लॉन्च किया था। 26 वर्ष इसके पूरे होने वाले हैं।
आज मुझे बता इस फंड के बारे में बात करते हुए हमेशा खुशी होती है, क्योंकि इस फंड ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन कर दी है अपने इन्वेस्टर्स। लोग कहते हैं कि 5 साल रहना चाहिए, 10 साल रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब तक आपका गोल नहीं पूरा हुआ, आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी हो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड वाली, तो 20 साल 25 साल इज अ वेरी स्मॉल टाइम। लोग इंश्योरेंस पॉलिसी 20 साल चलाते हैं, लोग पीपीएफ को 15 साल के लिए लेते हैं, 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। बट वेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि 1 साल में इसको निकाल लो। अब मुझे समझ नहीं आता है कि आप वहां पे उतनी देर क्यों रहते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते, वेयर यू हैव मोर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। मार्केट 26 साल पहले और आज के हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हुई है। आज से 26 साल बाद इकोनॉमी इस लेवल से और ग्रो होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ना लेते हुए आप ऐसे प्रोडक्ट्स में रह लेते हैं जहां पे नीचे की तरफ हैं, interest rates are on the downside, where the return probability on the higher side, there we remain only for a shorter period of time. So my request to all the investors would be, take a longer term horizon, then see the magic. Now what is the magic? Now see, I'll give you the magic, friends. पर्टिकुलरली मैं बड़ा ही खुश होता हूं जब ये मैं बताता हूं लोगों को। हमने 1995 में लॉन्च किया और इसकी कल की एनएवी, so today is a non working day, इज 2064, 200 गुना हो गया है। और अगर मैं सिप की रिटर्न्स की बात करूं, एनी आइडिया, 5,000 की एसआईपी 25 साल से चल रही है। कितना कॉर्पस रिटर्न की वजह से, अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल से वो एसआईपी कंटिन्यू करी है, अगर 5,000 रुपए उसने लगाए तो लगभग किश्तों में उसने 15,60,000 रुपए दे दिए, 5-5 हजार रुपए। और आखिरी 5,000 उसने अभी दिया है सितंबर में। द करंट वैल्यू is 6 crore 60 lakh rupees. Can anybody beat it? कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसको मैच नहीं कर सकती है, बिकॉज द CAGR इज 23%, 23.29% is the return. This is the power of SIP, my dear friend. This is the power of SIP. The longer we take it, the better it is. और अगर आप 2-2 साल 5-5 साल कम करते रहेंगे, एसआईपी में आप रिटर्न नहीं बता पाएंगे। आई कैन गिव यू द कैलकुलेशन ऑल्सो, मैं एक्सेल ऑन करके वो कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूँ आपको। ये लाइव है, दिस इज लाइव रियल डेटा, दिस इज द एनएवी एंड दिस इज द डेटा, रियल डेटा। तो थिंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक और सोल्यूशन मैं देता हूं, अग्रेसिव सोल्यूशन जिसको कहते हैं, स्मॉल कैप आ जाता है उसमें, सेक्टोरल आ जाते हैं, जहां पे आप 10 साल से मिनिमम मिनिमम 10 साल है आपका होराइजन, लेकिन आप उससे आगे भी जा सकते हैं। तो उसमें 3 आ जाते हैं, स्मॉल कैप और सेक्टोरल के 2, फार्मा और बैंकिंग के बारे में विचार कर सकते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं। स्मॉल कैप was launched in 2010, current NAV is 81, 8 times हो चुका है। SIP, the return is 25% CAGR। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट ओनली 10 ईयर। पहले बात करी 25-26 साल की, अब बात कर रहा हूं 10 साल की। 10 साल कोई लंबा अरसा नहीं है एसआईपी चलाने की। बट होता क्या है, हम 1-2 साल बाद एसआईपी बंद कर देते हैं या किसी और में शिफ्ट कर देते हैं। तो माय रिक्वेस्ट इज, स्टे इन्वेस्टेड, दैट इज द की। स्मॉल कैप इज फॉर 10 ईयर, उसको 10 साल से पहले बदलने का मतलब ही नहीं है। मिड कैप इज मिनिमम फॉर 7 ईयर, बदलने का मतलब नहीं है। एंड इफ यू आर चूजिंग निपॉन इंडिया, तो वैसे बदलने का मकसद ही नहीं है कोई, बिकॉज we are there for last 26 years and successfully creating wealth for all our clients। 3.5 लाख करोड़ रुपया हम मैनेज कर रहे हैं। So that talks of so much of a strength। And similarly, अगर मैं थोड़ा मिडिल टर्म में जाता हूं, 17 साल की कहानी, 25 साल की बात करी, 10 की करी, चलो अभी 17 ईयर की कर लेते हैं। तो 10 रुपए का यूनिट 315 रुपए का हो गया, 31 टाइम्स। तो व्हाट इज द CAGR इन फार्मा? 20% CAGR पे ऑपरेट कर रहे हैं। So the longer the time frame, the SIP is giving phenomenal return. The longer you stay invested in a mutual fund, you are going to get stupendous return in that. So always think of a long term and SIP. SIP is the best way। SIP से आप रेगुलर 5,000, 10,000, 20,000 लगा के you can take a long term perspective। अब आ जाता बैंकिंग, यहाँ पर भी सेम कहानी है। 18 साल में 35 गुना हो गया है। Now what is the CAGR? CAGR is kind of 17%, which is phenomenal। So what do I actually want to say? मैंने आपको लमसम का भी सोल्यूशन दिया है, मैंने आपको एसआईपी, ये एवरग्रीन है। डू नॉट थिंक अबाउट द इंडाइस। अब ये देखिए, अगर मार्केट बड़ी है इस समय, तो इस समय फैक्टर अलग थे 2021 के। 2014 में जब मार्केट बड़ी थी तो फैक्टर अलग थे। 2018 में मार्केट ने परफॉर्म किया तो फैक्टर अलग थे। 2011 में अगर मार्केट नीचे गई तो फैक्टर अलग थे। फैक्टर बदलते रहेंगे, नतीजा अप या डाउन रहेगा। तो थिंक अबाउट द फैक्टर्स एंड चूज द एवरग्रीन स्ट्रेटजी। दैट इज वेयर आई थिंक यू विल मेक मनी
वॉलेटिलिटी से आप फ्री हो जाओगे एंड यू विल गो टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, एंड सिप इज ऑलवेज फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं इन सभी चीजों को समराइज करूं, इफ आई वांट टू समराइज एवरीथिंग, बैलेंस एडवांटेज फंड अक्रॉस मार्केट साइकिल थ्रू लमसम आप सोच सकते हैं 3 ईयर 5 ईयर, मोर देन दैट ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट। लॉन्ग टर्म जाना, इसका मॉडल एसेट एलोकेशन का मॉडल है, बाय ऑन लो सेल ऑन हाई। दूसरी स्ट्रेटजी एसआईपी को आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए यूज करें। इसमें अल्फा पोटेंशियल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा है, और रिटर्न्स और सामने हैं आपके, 5 साल का देख लो, 10 साल का देख लो, जितना मर्जी आप एनालाइज कर लो। बट अगर आप 3 साल देखोगे, 4 साल देखोगे, आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी। 5 साल से ऊपर जाओगे और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। तो द लॉन्गर यू ट्रेवल, द वेल्थ क्रिएशन जर्नी विल बी वेरी वेरी वेरी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सो स्मॉल कैप फंड है, ग्रोथ फंड है, बैंकिंग एंड सेक्टोरल कॉल भी ले सकते हैं थ्रू एसआईपी। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी। मार्केट इज गुड, do not think about the levels, factors are still in favor of it, there is still ample amount of juice available. So I will end my discussion with the again the disclaimer that mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document very very carefully before investing. So I formally open up the forum for any kind of questions that you have, कोई भी सवाल है। So over to Shruti. So Shruti, you can take it further and I am there to answer any query which is still there. क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे गो टू वेबिनार प्लेटफॉर्म से है। सर इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड विद लो एनएवी बेटर रहेगा उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस टाइम पे। देखिए, एनएवी इज जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। अगर मैं एनएवी की बात करूं तो ग्रोथ फंड में किसी ने 1000 के लेवल पर तो परचेज नहीं करा होगा, है ना। लेकिन 1000 के लेवल पर भी परचेज हुई है, फंड में 12,000 है। अगर आप सोचेंगे कि एनएफओ लेवल से परचेज करना है, हिंदुस्तान में क्या ना, आईपीओज एंड एनएफओज की 10 रुपए का यूनिट मिलेगा, स्टार्टिंग की एनएवी मिलेगी, तो इन चीजों का काफी क्रेज रहता है। सो कैचिंग देम यंग, तो एनएफओ भी आते रहते हैं। जैसे हमारा अभी एक हाल ही में एनएफओ गया, फ्लेक्सी कैप एनएफओ, जो कि एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है। तो उसकी भी एनएवी उतनी बड़ी नहीं है, यू कैन गेट इनटू दैट आल्सो। उसमें भी आप लंबा प्रोपोजिशन लीजिए, क्योंकि वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डायनेमिकली मैनेज करेगा। वो एसेट एलोकेशन सिर्फ इक्विटी की है, अक्रॉस एसेट क्लासेस में, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इज इट ओके? ऑनगोइंग फंड्स तो है ही, उनके बारे में जरूर सोचिएगा। सर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस और डिविडेंड एंड ग्रोथ प्लान के बीच में, इन्वेस्टर्स को कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, ग्रोथ का मतलब है वट एवर इज दी ग्रोथ। आपका 10 रुपए का यूनिट है, 12 रुपए का हो गया, तो दैट मीन्स देर इज अ 20% ऑफ। तो जो भी ग्रोथ है, जब आप रिडीम करोगे या आप थोड़ा सा पार्शियल रिडेम्पशन करोगे या पूरी रिडेम्पशन करोगे, दैट इज योर ग्रोथ। अब डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ऑफ द ग्रोथ। अब मान लीजिए मैंने 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उतने से ही प्रोपोर्शनेटली एनएवी नीचे आ जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है, वो डिविडेंड कोई अलग से नहीं आता है। ये मत समझिए कि डिविडेंड अलग से आ गया, ग्रोथ अलग से है। अगर ग्रोथ हुई है मान लो 15%, उसमें से मैंने 10% दे दिया, तो प्रोपोर्शनेटली 10% एनएवी नीचे आ जाएगी। अब टैक्सेशन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर चेंजेस हुए हैं डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बंद कर दिया गया है। अब देयर इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड इज टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ द इन्वेस्टर। जो भी आप डिविडेंड लेंगे वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है, तो देयर विल बी अ टीडीएस ऑफ 10%। उस पर 10% म्यूचुअल फंड कंपनी टीडीएस भी काटेगी। इसमें 31 मार्च 2021 तक 2.5% की रिबेट थी, तो 7.5% लग रहा था। अब फिर से 10% टीडीएस है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि अगर आप नॉन टैक्सेबल है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तब तो आप डिविडेंड ऑप्शन की तरफ जाएं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप 15% या 20% स्लैब या 30% स्लैब में है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिविडेंड ऑप्शन में जाएं, कि उस समय पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। अब क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट टर्म टैक्स होता है 15% 1 साल से पहले, और 1 साल के बाद है 10%। लेकिन 10% से पहले हमें 1 लाख रुपए तक, कैपिटल गेन तक हमें छूट है। क्योंकि इस पे ध्यान देना होगा, 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है। अब 1 लाख रुपए का मेरा गेन कब होगा, जब मैंने 10 लाख रुपए लगाया हो और मुझे 10% रिटर्न आया, तो मेरा 1 लाख का गेन होगा ना। अब ऐसी कितनी स्थितियां होंगी कि लोगों ने इक्विटी में 10 लाख लगाया होगा कि 1 लाख का गेन आया होगा, बहुत कम स्थितियां होंगी।
तो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों का जो पैसा है 1 साल बाद टैक्स फ्री आता है, और ये 1 लाख हर फाइनेंशियल ईयर का है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। तो आप उस चीज का फायदा लें, आप अपनी ग्रोथ को टैक्सेबल, इट इज ऑल अबाउट बीइंग मोर टैक्स एफिशिएंट। तो मैं सलाह नहीं देता जो कि हायर टैक्स स्लैब में है, मैं उनको कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि डिविडेंड आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने रिटर्न तो ली, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी इनकम बन गई। सो दैट इज व्हाट इज माय एडवाइस ऑन इट। ओवर टू यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से ऐसे 3 इक्विटी मार्केट के फंड्स हैं जिनको इस टाइम पे अगर म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स तो उनको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे? तो 3 ही बताए हैं आपको। फर्स्ट इज निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड विच इज फिनोमिनल फॉर लमसम। एसआईपी के लिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दे कैन बी गुड फॉर अ 7 ईयर एंड 10 ईयर एंड अबव होराइजन। 3 से 5 साल का है तो निपॉन बैफ में आ जाइए। अगर आपने 7 से 10 साल जाना है तो ग्रोथ फंड में आ जाइए। अगर 10 साल से ऊपर जाना है तो स्मॉल कैप फंड में आप, या फ्लेक्सी कैप भी बताया मैंने अभी, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है, अभी हाल ही में लॉन्च किया हमने, तो उसमें भी आप देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पेंशन फंड किस एज ग्रुप क्लाइंट्स के लिए आइडियल मानी जाती है? देखिए, म्यूचुअल फंड में देयर इज नथिंग कॉल्ड पेंशन फंड, वी हैव रिटायरमेंट फंड। क्यों? क्योंकि पेंशन फंड जब मैंने नाम रख दिया तो वो पेंशन टैक्सेबल हो जाती है। पेंशन इज इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले किसी ने भी एनपीएस भी ले रखा है, मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम भी ले रखी है तो 60 साल की एज पे आप 60% कम्यूट कर सकते हो, जो कि टैक्स फ्री है। 40% से आपको पेंशन लेनी पड़ेगी, एंड पेंशन इज इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो आपकी टैक्सेबल रहेगी वो 40% में जो भी पेंशन मिलेगी, तो दैट विल बी योर इनकम। म्यूचुअल फंड में आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से लेते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल, जो कि टैक्स एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको सिर्फ कैपिटल गेन पे टैक्स देना है। और अगर आप एनएवी के डिफरेंस पे जाएं तो कई बार कैपिटल गेन जो पड़ता है आपको 1% से भी कम पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट फंड होते हैं जो कि कैटेगोरिकली रिटायरमेंट के लिए यूज करते किए जाते हैं। हमारा रिलायंस रिटायरमेंट फंड है जो कि 5 साल के लिए लॉकड इन होता है, कैन बी यूज एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। वैसे भी आप किसी भी ओपन एंडेड स्कीम को, मैं ग्रोथ फंड को, आई कैन टेल यू देर आर पीपल हु आर यूजिंग ग्रोथ फंड एज अ रिटायरमेंट प्रोपोजिशन। कहते मैं आज 30 साल का हूं, मैं इसमें 30 साल के लिए एसआईपी चालू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट माई एसआईपी फॉर 30 ईयर्स इन ग्रोथ फंड एंड आई बी एबल टू रिटायर। उसके बाद मैं उसमें से सिस्टमेटिकली विड्रॉल लूंगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल इज नॉट पेंशन, ठीक है ना। पेंशन फंड में आपको टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिले। तो आई विल स्टॉप हियर एंड विश यू ऑल द लक एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। और टर्म के हिसाब से, एवरग्रीन के हिसाब से आप अपनी चॉइस कीजिए, get the best return out of it. And thank you Lakshmi Shri, thank you all the investors for giving me the opportunity. Thank you so much, sir. And thank you all the investors for joining this live webinar. Thank you so much. Thank you.